Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to BPSC Concept Wala. Today is 2nd of July and we will see the important news articles from the newspaper Indian Express. तो ये आज का न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज है। जो अपोजिशन गेट्स एंड एड्रेस, ये सब हमारे लिए काम का है नहीं। ये न्यू क्रिमिनल लॉ जो आया है उस पर जो फोर्स है वो दिखाया जा रहा है, ये भी हमारे काम का नहीं है। तो जो हमारे काम का है ये हमारे काम का है। चीतल स्टॉक जो है ड्विलिंग कम हो रहा है कूनों में, क्यों? क्योंकि वहाँ जो चीता का जो है वो ज़्यादा शिकार करके खा जा रहा है वो लोग, इसलिए। तो बाकी हम देखते हैं, अपने पीपीटी पे आते हैं और आपसे जो भी इंपॉर्टेंट आज का न्यूज़ आर्टिकल्स है सो डिस्कस करते हैं। ओके, सो वेलकम बैक अगेन। आज आपसे जो भी डिस्कस करने वाले हैं वो आपको बता दें। आज एडिटोरियल में कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल ऐसा था नहीं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आज बस प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला न्यूज़ हमारे लिए ये है, ये चीता वाला और चीतल का, ठीक है। दूसरा जो है हमारा NHRC है, NHRC आपसे एक साथ डिस्कस करेंगे। तीसरा जो है हामिद जो थे, सॉरी मोहन भागवत कहाँ गए हैं, यहाँ गए थे अब्दुल हामिद जो कि परमवीर चक्र अवार्डेड पोस्टमसली जिनको मिला था, उनके हाथों उनके नाम पे 2 बुक निकाला गया है। वो बुक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे राहुल गांधी जो बोले हैं कि ओम बिरला पे फेस ऑफ की मेरा माइक बंद कर दिया गया था, तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो बोलते हैं कि इसमें मेरा इन लोगों का जो MPs होते हैं उनका पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेज होता है, बोलते हैं उसका इम्यून को ख़त्म किया जा रहा है। मेरा ये इट्स अ व्हाट कैन बी से कि ब्रीच ऑफ माय प्रिविलेज, तो ये देख लेंगे। उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट नेक्सस देखेंगे, इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट नेक्सस। उसके बाद फिर हम आज प्लेस इन न्यूज़ में साउथ कोरिया को देखेंगे और फिर इतना ही न्यूज़ है। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो हम सबसे पहले देखते हैं चीतल। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि चीतल कहते किसको हैं, ठीक है। चीतल आपको पता है डियर के ही एक प्रजाति है, उसी को चीतल कहते हैं, ठीक है। डियर, कौन सा डियर? आप सुने होंगे स्पॉटेड डियर, ठीक है, स्पॉटेड डियर। चीतल को हम क्या बोलते हैं? स्पॉटेड डियर। तो डियर का ही एक प्रकार है जिसको हम चीतल बोलते हैं, ओके। तो बोला गया कि जो चीतल का जो स्टॉक है वो ड्विंगलिंग इन कूनो, प्लान टू मूव आउट एक्सेस चीता, है ना। तो जो एक्सेस चीता हो गया है कूनो नेशनल पार्क में, उसको हम मूव आउट करेंगे। कहाँ? तो सबसे पहले हम न्यूज़ का जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपको बता दे रहे हैं कि आपको पता है प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया गया था कब? 2022 में, सितंबर 2022 में। कहाँ से हम लोग लाए थे? अफ्रीका से। अभी आपको हम बताएंगे कि कहाँ से लाया गया, ठीक है। तो हम लोग उसको कहाँ शिफ्ट किए? कूनो में। अब बात किया जा रहा है कि कूनो में जो एक्सेस हो गया है उसको हम गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे आफ्टर द मानसून। एट द प्रेजेंट कूनो में कितना है? 26 चीता है, इंक्लूड 13 कब्स एंड सब एडल्ट्स। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं प्रोजेक्ट चीता के बारे में। व्हाट इज प्रोजेक्ट चीता, है ना। चीता जो है वो इंडिया से क्या हो गया था? इंस्टिक्ट हो गया था। कब इंस्टिक्ट हो गया था? 1952 के बाद चीता कहीं इंडिया में देखा ही नहीं गया लोकली, है ना। इंडियन चीता, एशियन चीता। तो प्रोजेक्ट चीता जो है कब लॉन्च किया गया? सितंबर 2022 में, ठीक है। और ये कहाँ से हम लोग लाने वाले हैं? अफ्रीका से। हम लोग अफ्रीकन चीता वहाँ से लाने वाले हैं। अब अफ्रीका में 2 जगह से हम लोग वो चीता लाए हैं। एक कंट्री है जो नामीबिया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पैक्ट हम लोग साउथ अफ्रीका से किए हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका से। और दोनों में लाके कहाँ रखा जा रहा है? कूनो नेशनल पार्क में। कहाँ? MP में। अब ये कूनो में ही क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि ये दोनों एरिया का जो हैबिटेट है वो कूनो नेशनल पार्क के हैबिटेट से बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है। तो चीता को ये ना लगे कि हम कहीं अलग आ गए हैं, उसका जो हैबिटेट है सेम हैबिटेट लगे, इसलिए, ठीक है। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि 1948 में सुरगुजा का जो महाराज थे रामानुज प्रताप सिंह देव, ये उस समय 3 चीता को मार दिए थे। इसके बाद फिर 1951 में एक फीमेल चीता देखा गया, कहाँ? कोरिया डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद कभी चीता देखा हुआ नहीं गया है, ठीक है। अब हम कहाँ से चीता कितना लाए हैं वो आपको बता दे रहे हैं। तो हम 17 सितंबर को 2022 को 8 चीता लाया गया, जिसमें 5 फीमेल थी और 3 मेल था, ठीक है। और इसको हम कहाँ रखें? कूनो नेशनल पार्क में। उसके बाद हम सेकेंड पैक्ट करते हैं जनवरी 2023 में, जनवरी 2023 को। किसके साथ? साउथ अफ्रीका के साथ, ठीक है। और 12 चीता वहाँ से आता है। और 12 चीता कब तक लाने का हम लोग ये किए कि 12 चीता हर एक साल आएगा वहाँ से, ये पैक्ट हम लोग साइन किए, ठीक है। आपको पता है वहाँ का प्रेसिडेंट जो थे वो बोलते थे डू यू वांट मोर चीता, ठीक है। तो वो चीता और चाहिए तो अब बताइए। तो हम लोग साइन किए कि 12 चीता हर साल लाया जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ कूनो नेशनल पार्क में कि चीता की जनसंख्या बढ़ गया है, जिसमें 26 चीता हो गया। अब वहाँ चीतल जो था, ये जो चीतल डियर, उसको लोग मार के खा जा रहा है, प्रे बना ले रहा है अपना।
बोला जा रहा है कि एस्टिमेट जो था 2250 चीतल बर लॉस्ट इन एक साल में 2250 चीतल क्या हो गया है, कोई लोग शिकार करके खा गया है। तो बोला जा रहा है कि कुछ चीता को हम लोग कहाँ से, कूनो नेशनल पार्क से गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे आफ्टर द मानसून। नहीं तो क्या होगा, वहाँ का जो हैबिटेट का जो वो है वो बिगड़ जाएगा, है ना, एक बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा इसके लिए, है ना। दिस फॉलोज ए रिसेसमेंट ऑफ कूनो चीता कैरिंग ए कैपेसिटी पिक्ड ऑफ 21 इन द प्रोजेक्ट एक्शन प्लान, है ना, 25% सिंस 2022। उसके बाद बोला गया क्या कि लॉस कितना हो गया, 2250 चीतल विद इन ए ईयर, है ना, विच इज अलार्मिंग। तो 7 चीता वेर मैनेज टू हंट इन द वाइल्ड आउटसाइड द क्लोजर ड्यूरिंग द पीरियड, टुक डाउन ओनली 50 चीतल। बस यही है, आपको ध्यान क्या रखना है कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ है और गांधी सागर नेशनल पार्क कहाँ है। प्रोजेक्ट चीता कब आया, 1952 में, ठीक है। कहाँ कहाँ से लाया गया है, नामीबिया से और साउथ अफ्रीका से। चलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया, ये बताइएगा। ये बीपीएससी का PYQ भी है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ये सवाल। आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कब प्रोजेक्ट टाइगर आया, ठीक है। चलिए अब अगले न्यूज़ पे चलते हैं। NHRC जो है वो रिपोर्ट मांगा है, 6 रिपोर्ट फ्रॉम सेंटर तमिलनाडु ओवर फॉक्सकॉन जॉब्स वार ऑन मैरिड वीमेन। यहाँ क्या हुआ था कि जो फॉक्सकॉन कंपनी जो है वो क्या है, एक मीडिया रिपोर्ट है, एक मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से जो फॉक्सकॉन कंपनी वो क्या करती है, ए मेजर मैन्युफैक्चरर ऑफ एप्पल प्रोडक्ट। एप्पल का जो प्रोडक्ट है उसका मेजर क्या है, ये फॉक्सकॉन कंपनी उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो यहाँ बोला गया कि जब जॉब की कुछ बात आई थी तो उसमें पूछा गया कि आर यू वीमेन मैरिड वीमेन, तो उसमें क्या बोला गया कि एक चैट वायरल हुआ कि ए व्हाट्सएप चैट बिटवीन ए मैरिड कैंडिडेट एंड अ hiring agency in the company was also quoted in the news report, stating that when the candidate asked about the salary and the children care facility offered by the company, the response was married not allowed। ये married not allowed ये क्या है, इक्वालिटी को, आपका जो ह्यूमन राइट्स है, आपका इक्वालिटी है, उसको क्या करती है, ब्रीच करती है। तो ये न्यूज़ बहुत फेमस हुआ। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो क्या रिपोर्ट मांगी है तमिलनाडु से। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या जाता है NHRC के बारे में कि NHRC है क्या, इसका मतलब क्या होता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये किस तरह का बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। और ये कब बना, ये 12 अक्टूबर 1993 को बना। और ये काम किस चीज़ पे करती है, प्रोटेक्शन ऑफ, ये कौन से लॉ के हिसाब से बना था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसको बोलते हैं PHRA 1993, PHRA प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, ठीक है। इसके चेयरपर्सन कौन है, आपको हम आज से 5-6 दिन पहले एक न्यूज़पेपर एनालिसिस में इनके चेयरपर्सन के बारे में डिस्कस किए गए थे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चेयरपर्सन के कौन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, डिस्पाइट डिफरेंसेस इंडिया इज वन, कौन कह रहे हैं, भागवत साहब बोल रहे हैं। भागवत कौन है, मोहन भागवत कौन है, RSS के चीफ हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक पे चीफ हैं। और वो रिलीज किए बुक किन पे, हामिद पे। हामिद कौन है, अब्दुल हामिद। तो अब्दुल हामिद जो हैं वो क्या हैं, एक ये थे हवलदार थे इंडियन आर्मी में, अब्दुल हामिद, ओके। सो अब्दुल हामिद जो थे ये परमवीर चक्र इनको मिला है, परमवीर चक्र, ठीक है। ये कब, 1965 में इनको मिला था। किस लिए, इंडो पॉक वॉर में ये बहुत ब्रेवली फाइट किए थे उसके लिए। तो आपको पता है कि ये फॉर द हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन ये अवार्ड है। ये 2 तरह का अवार्ड होता है, एक परमवीर चक्र, दूसरा आप सुने होंगे अशोक चक्र, अशोक चक्र, है ना, व्हील ऑफ अशोका। सो अशोक चक्र एंड परमवीर चक्र में डिफरेंस क्या है, दोनों हाईएस्ट ही है, ठीक है। लेकिन हाईएस्ट पीस टाइम में ये दिया जाता है, हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री है, मतलब पीस टाइम में जब कोई वॉर नहीं हुआ हो और कोई आदमी को दिया जाता है तो वो पीस टाइम में दिया जाता है। और जो परमवीर चक्र है वो वॉर टाइम में दिया जाता है। वॉर टाइम में अगर आप बहुत ब्रेवली कहीं फाइट किए हैं तो आपको हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन से नवाजा जाता है वॉर टाइम में, वो होता है परमवीर चक्र। अभी तक 21 लोगों को परमवीर चक्र मिल चुका है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि अशोक चक्र कितनों लोग को मिला है, तो वो 98 लोगों को मिल चुका है। ये शुरू कब किया गया था, 1952 में शुरू किया गया था, ठीक है। लास्ट परमवीर चक्र इसको दिया गया है। अभी उस पर वो पर्सनालिटी पे एक मूवी आई थी, बहुत ही फेमस मूवी का नाम तो शायद याद नहीं आ रहा, लेकिन वो किन पे था, कैप्टन विक्रम बत्रा पे, ठीक है। ऑपरेशन विजय 1999 में इनको दिया गया था, वहाँ शहीद हो गए थे, ठीक है, पोस्ट को बचाते हुए। और दूसरा अशोक चक्र की बात करें तो सबसे लास्ट किनको दिया गया है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे एक बाबू राम,
है ना, 2021 में। बाबूराम 2021 में ये कहाँ थे, ये जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में थे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI बाबूराम, ठीक है, 2020 में इनको दिया गया। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है, ये 2 बुक इन पे लिखा गया है, एक क्या मेरे पापा परमवीर किनके द्वारा, रामचंद्र श्रीनिवासन के द्वारा, और दूसरा भारत का मुसलमान किनके द्वारा, कैप्टन रिटायर्ड मकसूद गाजीपुरी। ये 2 किताब याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स में आपसे सीधा सवाल पूछ देगा, ठीक है। इससे ज़्यादा तो कुछ डिस्कस करने का इसमें है नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आगे आते हैं हम कि राहुल गांधी और ओम बिरला फेस ऑफ, हु कंट्रोल लोकसभा का माइक कौन कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं हम। इसमें बोला गया कि जो इन हिज फर्स्ट एड्रेस इन द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, राहुल गांधी पहले लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं, तो वो क्लेम कर रहे थे कि उनका माइक्रोफोन जो है बार बार क्या कर दिया रहा था हाउस में, जब वो बोल रहे थे नीट वाले मामले में, तो उनको स्विच ऑफ कर दिया जा रहा था, बंद कर दिया जा रहा था। सो उसके रिस्पांस में लोकसभा स्पीकर क्या बोले, ऑब्जेक्टेड टू मेंबर्स कास्टिंग एज पर्सन ऑन द चेयर। बिरला सेड द चेयर ओनली गिव्स ruling or directive. The member whose name is called get to speak in house. The mic is controlled as per the directive of the chair. The person sitting on the chair does not have a remote control or the switch for the microphone. जब ये बोल रहे कि मेरे पास नहीं होता तो होता किसके पास है ना, कौन है जो बंद कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए हु एडमिनिस्ट्रेट्स माइक्स इन लोकसभा। सो अकॉर्डिंग टू 2014 मैनुअल के हिसाब से लोकसभा का जो सेक्रेटेरिएट होता है, ईच मेंबर को प्रोवाइड करवाया जाता है क्या, माइक्रोफोन एंड अ स्विच सेट एट देयर डिस्क इन द, उनके डेस्क पे, हाउस का जो डेस्क होता है उस पर एक स्विच रहता है और एक माइक्रोफोन प्रोवाइड किया जाता है ना। सिस्टम इज लिंक टू डिवीजन और सीट नंबर अलॉटेड टू द मेंबर, है ना, उनको अलॉटेड किया जाता है, और ऑल द डेस्क आर नंबर्ड इन दिस पे, और उसी नंबर में इस तरह जो चेयर सब लगा रहता है उसको नंबरिंग कर दिया जाता है, ठीक है। सो ईच स्विच बोर्ड कंटेन्स स्विचेज इन डिफरेंट कलर, सबका कलर अलग किया जाता है। एक ग्रे स्विच कैन बी प्रेस्ड फॉर अ रिक्वेस्ट टू स्पीक, अगर आपको बीच में कहीं बोलना है तो ग्रे कलर का एक स्विच होगा, उसको आप दबाइए, स्पीकर आपको अलाउ करेंगे, ठीक है। दे रेज दियर हैंड टू इंडिकेट द सेम एज द स्पीकर, अगर आपको वो नहीं हो रहा तो हाथ खड़ा करिए कि हमको बोलना है, दे विल अलाउ हिम टू स्पीक। वाइल प्रेसिंग द ग्रे बटन द माइक इज एक्टिवेटेड फ्रॉम द कंट्रोल रूम से उसको एक्टिव कर दिया जाता है। व्हेन द मेंबर हैज बीन परमिटेड बाय द स्पीकर टू स्पीक द मैनुअल सेज, है ना, ऐसा मैनुअल में कहा गया है कि द मेंबर हैज बीन परमिटेड टू स्पीकर टू द, बात करने के लिए वो अलाउड हो जाते हैं। वो कहाँ से होता है, कंट्रोल रूम से एक्टिवेट किया जाता है। दिस इज इंडिकेटेड द 2 ways with the LED ring around the button lighting up in the red and LED on the top of the microphone also going red. आई एम सॉरी, वो दोनों हो जाता है, क्या है, दो इंडिकेट क्या करता है कि विद द LED ring around the button lighting up the red and the LED on the top of the microphone also going red, वो भी लाल हो जाता है, ठीक है। अब ड्यूरिंग द टर्निंग ऑफ द माइक कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि ये किसका ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, तो 2023 में लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में कौन थे, कांग्रेस नेशनल प्रेसिडेंट ये खड़गे साहब थे। वो उस समय वो भी एलिगेशन लगाए थे कि उनका भी माइक क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया था जब वो हाउस में बोल रहे थे। तो वो बोले कि ये मेरा ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट है, ये प्रिविलेज है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का ये मेरा ब्रीच है ना, हनन है, रेफरिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। अब इस पर बात करते हैं हम कि पावर प्रिविलेज और जो इम्यूनाइजेशन होता है इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड द मेंबर ऑफ कमिटी आर लेड डाउन बाय आर्टिकल 105 में ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 194 डील्स विद पावर प्रिविलेज एंड, और आर्टिकल 194 जो है वो किस चीज़ के बारे में बात करता है, पावर प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी के बारे में, स्टेट लेजिस्लेचर, देयर मेंबर, देयर कमिटीज एटसेट्रा। व्हाइल द कॉन्स्टिट्यूशन हैज accorded special privilege and power to parliamentarians and legislators to maintain dignity and authority of the houses. They are not codified, ये codified नहीं है, thus there are no clear notified rule to decide what constitutes a breach of privilege or the punishment it attracts. It is a breach of privilege and contempt to court and contempt of the house to make speeches or print or publish libel reflecting on the character of proceeding of the house, its committees and any member of the house or relating to the character of the conduct of as a legislature. अब बात आती है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होता क्या है, इसके बारे में आपसे बात कर ले रहे हैं। ये पूरा आर्टिकल आपके साथ डिस्कस कर लिया गया है। तो क्या है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है कि स्पेशल राइट दिया जाता है, एक इम्यूनिटी दिया जाता है, एग्जम्पशन दिया जाता है। किसको दिया जाता है, दोनों हाउस को, उनके कमिटी, उनके द्वारा जो बनाया जाता है कमिटी उनको भी, और क्या उनके मेंबर को भी, और एंड दोज पर्सन हु आर इंटाइटल्ड टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट
और एनी ऑफ इट्स कमिटी। मतलब क्या कि अगर कोई ऐसा आदमी है जो हाउस में बोलने का अधिकार रखता है या प्रोसीड टेक पार्ट करने का भी अधिकार रखता है उसमें, उनको भी ये जो प्रिविलेज है, इम्यूनिटी है, एग्जेम्पशन है, वो दिया जाता है। चाहे वो किसी मेंबर के भी ये कमिटी भी हो तो उसको भी दिया जाता है। तो कौन कौन हो गया? 2 हाउसेस एज अ होल, राइट। उसके बाद ऑल एमपी को, सारे जो भी एमपीज होते हैं उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद ऑल कमिटी को, ऑल कमिटीज़। उसके बाद जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी मिलता है ये, और अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि आपको पता है अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो ही इज़ ए नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बट ही इज़ अलाउड टू बी टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, और है ना, ही कैन नॉट स्पीक बट टेक पार्ट इन ये प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। ठीक है। अब आपसे ये एक सवाल है कि क्या प्रेसिडेंट को ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मिलता है? तो नहीं, प्रेसिडेंट को ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज नहीं मिलता है। इसमें मिलता क्या है? इसमें 40 दिन तक आपको दे कैन नॉट अरेस्ट ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है उसमें वो आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। और आपको 40 डेज बिफोर, जिस दिन से शुरू होना है हाउस का प्रोसीडिंग जो होता है, पार्लियामेंट सेशन जो होता है, उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक का आपको इम्यून मिलता है। और वो किस चीज़ में मिलता है? सिर्फ और सिर्फ सिविल में मिलता है, ना कि क्रिमिनल में। क्रिमिनल में नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग्स में, सिविल केसेस में आपको इम्यून मिलता है ना। इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलता है कहाँ? पार्लियामेंट में, है ना। उसके बाद अगर कलेक्टिव पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात करेंगे तो राइट टू पब्लिश इट रिपोर्ट, डिबेट, प्रोसीडिंग एटसेट्रा, है ना। एंड राइट टू प्रोहिबिट अदर्स फ्रॉम पब्लिशिंग द सेम। और ये कब किया गया था? 44th अमेंडमेंट से 1978 में। रिस्टोर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस टू पब्लिश ट्रू रिपोर्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द हाउस। ओके, सो ये इसमें यही था, इसको डिस्कस कर लिया गया है। आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में बहुत आने का चांस है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कौन से आर्टिकल में है, कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। अब आते हैं प्रोजेक्ट नेक्सस पे। व्हाट इज प्रोजेक्ट नेक्सस? प्रोजेक्ट नेक्सस जो है वो किसके द्वारा लाया गया है? प्रोजेक्ट नेक्सस जो है वो लाया गया है BIS के द्वारा। BIS क्या है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। ठीक है। ये क्या है? एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। कहाँ? ये कब बना था? 1930 में बना। और ये अभी है कहाँ? बेसल जगह है कहाँ? स्विट्जरलैंड में, यूरोप। ओके, इसका काम क्या होता है? ये क्यों बनाया गया था? टू ओवरसी द सेटलमेंट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 रिपरेशंस। ठीक है। तो इसके द्वारा ये प्रोजेक्ट नेक्सस बनाया गया। प्रोजेक्ट नेक्सस में क्या होता है कि जितने भी सेंट्रल बैंक होते हैं कंट्रीज के, वो सब मेंबर होंगे और कनेक्ट किया जाएगा एक दूसरे को स्मूथ पेमेंट करने के लिए, स्मूथ ट्रांजैक्शन के लिए। इसके लिए ये किया गया है, ये शुरू किया गया है ना। इसका प्राइमरी गोल क्या होता है कि टू फोस्टर इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन वाइल सर्विंग एज अ बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक, है ना। अब इसमें है क्या, इसमें क्या करेंगे? तो आइए ये इसको हम देख लेते हैं कि रिजर्व ऑफ जो हमारा RBI, हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है RBI, वो क्या क्या है? ज्वाइन किया है प्रोजेक्ट नेक्सस, अ मल्टीलैटरल इंटरनेशनल इनिशिएटिव टू इनेबल इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट बाय द इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम FPS। ठीक है। इंडिया का जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है UPI जिसको बोलते हैं, किसके द्वारा बनाया गया? आप बताइएगा UPI जो है वो कौन बनाया है, कौन सा इंस्टीट्यूशन के द्वारा बनाया गया है? ठीक है। आप चलिए हम आपको बता दे रहे यूपी का इसके बारे में, है ना। NPCI करके एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये RBI, ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। ठीक है। जिसका काम क्या है? प्रॉफिट नहीं कमाती है, नॉन प्रॉफिट कंपनी है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के द्वारा बनाया गया, और इसी के द्वारा बनाया गया था क्या? UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसके द्वारा और भी क्या क्या है? आप भीम सुन रहे होंगे, है ना, जो UPI का पेमेंट होता है। चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, डिजिटल रूपी आप सुने होंगे, है ना, रूपी। चलिए आपको एक चीज़ यहाँ से पूछता है, जवाब दीजिएगा। रूपी और ये रूपी में क्या अंतर है? दोनों में क्या है? RBI का एक डिजिटल करेंसी, हम बता ही तो दिए, क्या ही बोले अब।
आरबीआई का ये डिजिटल करेंसी है। जिस तरह से आप हम लोग का जो कमोडिटी होता है, जो पैसा है हार्ड मनी, उसी को वो डिजिटलाइज कर दिया, उसको बोला गया क्या, रूपी। और ये रूपी जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था, एनपीसीआई। तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि रूपी और रूपी में क्या अंतर है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये जस्ट डिजिटल वो क्यूआर कोड जैसा होता है कि आप एक स्पेसिफाइड जगह पे ही पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, ये जो हमारा मनी है उसी का डिजिटल फॉर्म में है, ई रूपी। ओके, तो कहाँ कहाँ किया है, एशियान जो कंट्रीज़ है वो उसका कुछ कुछ मेंबर है, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड जो है इंटरलिंक किया नेक्सस से। गोइंग अहेड द प्लेटफॉर्म ऑफ बीइंग एक्सटेंडेड टू मोर कंट्रीज। अब क्या है ये नेक्सस, नेक्सस प्रोजेक्ट जो है वो क्या है, किसके द्वारा कंसेप्टलाइज किया गया है, इनोवेशन हब ऑफ द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, आपको बताया बीआईएस के द्वारा। इट सीक्स टू इनहेंस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। इसका काम क्या होगा कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो है बाई कनेक्टिंग मल्टीपल डोमेस्टिक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम, आईपीएस ग्लोबली, है ना, इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम के द्वारा कनेक्ट करवाना। इट इज़ फर्स्ट बीआईएस इनोवेशन हब प्रोजेक्ट इन द पेमेंट एरिया टू मूव टुवर्ड्स लाइव इम्प्लीमेंटेशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बिन कोलैबोरेट कर रहा है बायलैटरली विथ वेरियस कंट्री टू लिंक इंडियाज फास्ट पेमेंट सिस्टम। इंडिया का जो फास्ट पेमेंट सिस्टम है यूपीआई, उसके द्वारा कैसे करेगा, देयर रिस्पेक्टिव एफपीएस, है ना, फास्ट पेमेंट सिस्टम फॉर क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन, P2P भी और P2M भी, पर्सन टू पर्सन और पेमेंट टू मर्चेंट, पर्सन टू मर्चेंट, ये दोनों तरीके से। कि अगर कहीं कोई बाहर मलेशिया में कोई आदमी रह रहा है, इंडिया में है, तो वहाँ से भी यूपीआई से कर दे। और मलेशिया का आदमी, ये तो पर्सन टू पर्सन हो गया, और मलेशिया का एक कोई कंपनी है या इंटिटी है या मर्चेंट है, और यहाँ का जो मर्चेंट है, तो पर्सन टू मर्चेंट और पर्सन टू पर्सन दोनों के लिए किया गया है। While India and its partner countries can contribute to benefit such bilateral connectivity of FPS, a multilateral approach will provide further impetus to RBI effort to implementing the international reality of payment system। अब आपको बस ध्यान क्या रखना है कि नेक्सस जो है, प्रोजेक्ट नेक्सस है क्या, आपको ध्यान रखना है कि इकोनॉमी से रिलेटेड टर्म है, आरबीआई रिलेटेड हमारा जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का, वो भी हाल में इसको ज्वाइन किया है। किसके द्वारा ये बनाया गया था, बीआईएस के द्वारा, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा। एक फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो 1930 में बना, है ना, और बेसल में स्विट्जरलैंड में ये है। ओके, उसके बाद यूपीआई जो है उसके द्वारा एफपीएस, फास्ट पेमेंट सिस्टम के द्वारा कौन कौन से कंट्री, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये कौन से कंट्रीज में आता है, एशियान। एशियान क्या है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आप बताइए एशियान का हेडक्वार्टर कौन से देश में है, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही ध्यान रखना है। अब आगे देख लेते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ में कि डिसरप्शन डिलेज है साउथ कोरिया सर्च टू साइन ऑनलाइन प्ले टू इम्पीच यून। वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं यून सूक योल, उनको इम्पीच करने के लिए। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या नहीं, ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ईस्ट एशिया में जो कंट्री है साउथ कोरिया, उसको हम मैप पे देख लें। कल हम अफगानिस्तान देखे थे और स्लिप ऑफ टंग के कारण एक बार हम कहीं पर बोल दिए थे क्या कि किर्गिस्तान इज ए नेबरिंग कंट्री ऑफ अफगानिस्तान, विच इज़ नॉट करेक्ट, वो नहीं है, फ्लिप ऑफ टंग हो गया था। वो हम आपको अगल बगल का ये सेंट्रल एशिया को रिवाइज करवाने के चक्कर में बोल दिए होंगे, तो आपको बस ये हम करेक्ट करवा दे रहे कि अफगानिस्तान का जो नेबरिंग कंट्री है वो ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, तजाकिस्तान है, पाकिस्तान है और इंडिया है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। आज हम मैप में देख लेते हैं साउथ कोरिया को। तो सबसे पहले हम साउथ कोरिया के बारे में देखेंगे। तो ये कौन से पेनिनसुला पे है, ये कोरियन पेनिनसुला है, ये पूरा ये वाला जो एरिया है, हाईलाइटर्स दिखे, ये जो एरिया है ये कोरियन पेनिनसुला है, इसका पार्ट है। तो ये एक साउथ कोरिया है और ये नॉर्थ कोरिया है। आपको कमेंट में क्या बताना है कि कौन सा लाइन जो है, विच लाइन डिवाइड साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया, कमेंट करके आप बताइएगा। इसका जो नेबरिंग कंट्री है वो देख लेते हैं। हम पहले इंडिया में देखते हैं, हम यहाँ हैं, यहाँ से किस तरफ पड़ेगा, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरफ साउथ कोरिया पड़ता है। तो इंडिया से देखेंगे ईस्ट में, और ये कौन से एरिया में आता है, ईस्ट एशिया में आता है। इसका ऑफिशियल नेम क्या है साउथ कोरिया का, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और इसका कैपिटल क्या है, सियोल, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे इंडिया के बाद ये बांग्लादेश के बाद क्या है, ये म्यांमार के बाद चाइना के बाद ईस्ट चाइना सी, और ये जो है सी ऑफ, इसके बाद जो साउथ कोरिया है उसके बाद सी ऑफ जापान है। अगर हम इसका ये देखेंगे नेबरिंग एरिया, तो ऊपर में जो है वो क्या है, सी ऑफ जापान, और नीचे ये जो है ये क्या है, येलो सी, ये चाइना का येलो सी है, ठीक है। ये दोनों के बीच में है, और ये लैंड बॉर्डर किससे शेयर करती है, नॉर्थ कोरिया से। और ये क्या है हमारा, जापान, 4 आइलैंड का कंट्री है जापान। ओके, तो ये आपको हम ये मैप में दिखा दे रहे हैं, फिजिकल मैप में, कि दिस इज कोरियन पेनिनसुला, दिस इज सी ऑफ जापान एंड दिस इज येलो सी, ठीक है। अगर हम इसके अगल बगल देखेंगे, अगर हम यहाँ से देखेंगे आर्कटिक सी से, तो रशिया का ये पार्ट हो गया, ये है बैरेंट सी, कारा सी, लाप्तेब, ईस्ट साइबेरिया, चुकची सी, है ना,
उसके बाद बेरिंग सी ऑफ ओखोत्स्क, सी ऑफ जापान, येलो सी, दिस इज पैसिफिक पार्ट ऑफ ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन, ईस्ट चाइना सी, ठीक है, साउथ चाइना सी, ये बे ऑफ बंगाल, तो यहाँ से ये एरिया में पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, देख लिए इसका नेबरिंग कंट्री भी। आपको ध्यान, आपको बताना कि कौन सा लाइन है जो दोनों को डिवाइड करती है, साउथ कोरिया को और नॉर्थ कोरिया को, यहाँ पे, ओके। आपको अफगानिस्तान में जो बता ही दिए कि किर्गिस्तान इज नॉट ए नेबरिंग कंट्री ऑफ अफगानिस्तान, बाय मिस्टेक आई अपोलोजाइज फॉर दैट। कि अब इसका जो नेबरिंग कंट्री है वो कौन कौन सा, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, ओके, एंड इंडिया। इंडिया इज ऑल्सो पार्ट। ये डिस्प्यूटेड है, बट हम तो मानेंगे ना कि ये मेरा लैंड है। अगर हम मान रहे ये मेरा लैंड है तो वो अफगानिस्तान से लैंड शेयर कर रहे हैं हम। अगर हम मानेंगे नहीं कि ये एरिया हमारा है तो हम फिर अफगानिस्तान से शेयर बॉर्डर नहीं करेंगे, ओके। तो फिर आज इतना ही था, मिलते हैं फिर अगले दिन, कल मिलते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट होगा आप कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, और आपको जो इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी बताइए, जो सवाल आपसे पूछा गया वो भी बताइए, है ना। मिलते हैं फिर कल, थैंक यू सो मच।